बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के क्षितिज भाग जो है आपके क्षितिज भाग 2 उसका पाठ 4 आत्मकथ्य, काव्य खंड का पाठ 4 आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य में हम इसके प्रश्नोत्तर आज हम देखेंगे और इसके पहले के अध्याय के प्रश्नोत्तर हम बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो यहाँ पे जो आत्मकथ्य नामक की कविता है यह जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा है जो कि उन्होंने कविता के रूप में लिखी थी और यह कविता हंस पत्रिका में छपी थी 1932 में। तो यह हमें पता होना चाहिए कि हंस पत्रिका में छपी थी यह कविता है आत्मकथ्य और यह आत्मकथा है वास्तव में जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसका उत्तर होगा कवि निम्नलिखित कारणों से आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो कवि जो है अपने आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, वो बचना चाहते थे। तो क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, पहला पॉइंट होगा, कवि के जीवन की बहुत सी दुखद घटनाएं हैं जिसे वह दूसरों को नहीं बताना चाहता। कवि अपने जीवन की दुखद घटनाओं को दूसरों को नहीं बताना चाहता, इसलिए वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। दूसरा होगा, कवि ने अपनी सरलता के कारण कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह सब यह नहीं लिखना चाहता है। और कवि अपनी सुनहरी यादों को अपने पास ही रखना चाहता है। तो यहाँ पे आत्मकथा लिखने से बचना क्यों चाहता, तो इसके हमने 3 पॉइंट लिखे। कवि के जीवन की बहुत सी दुखद घटना है जिसे वह दूसरों को नहीं बताना चाहता है। दूसरा है, कवि अपनी सरलता के कारण कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह यह सब नहीं बताना चाहता है। और तीसरा है, कवि अपनी सुनहरी यादों को अपने पास ही रखना चाहता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ने अपनी कविता में ऐसा कहा है कि अभी समय भी नहीं है, जिस समय भी नहीं कि वह आत्मकथा सुनाए। तो ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि अभी उसकी व्यथा थक कर सोई है, अर्थात उसे बहुत समय के बाद अपने दुखों से मुक्ति मिली है। वह आत्मकथा सुनाकर वापस उन दुखों को याद नहीं करना चाहता है। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कवि ने अपने जीवन में बहुत से दुखद घटनाएं उन्होंने सहन करी थी और उन्होंने कई बार धोखा खाया था, वह ये सब बताना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने कहा था कि अभी समय भी नहीं, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि अभी उसकी व्यथा थक कर सोई है, अर्थात उसे बहुत समय के बाद अपने दुखों से मुक्ति मिली है। जो भी उनके दुख थे उससे उन्होंने बहुत समय बाद छुटकारा पाया था, बहुत समय बाद वो उनको भूल पाए थे और वह आत्मकथा सुनाकर वापस उन दुखों को याद नहीं करना चाहता है। नंबर तीसरा है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, कवि के जीवन का अधिकांश भाग दुखों और मुश्किलों से भरा रहा है। उसके जीवन के कुछ ही क्षण चांदनी रात में प्रेयसी से मिलन के समान सुखद है। तो उनके जीवन के केवल कुछ ही क्षण थे जो कि सुखद थे। और किस प्रकार के सुखद थे? चांदनी रात में प्रेयसी से मिलन के समान बहुत ही सुखद थे। कवि अपने जीवन के आगे का रास्ता उन सुखद यादों के सहारे ही गुजार रहा है। उसने अपने आगे के जीवन को उन सुखद यादों के सहारे ही गुजारने का निर्णय कर लिया है, इसलिए स्मृति को पाथेय कहा गया है। स्मृति मतलब उन सुखद यादों को उन्होंने पाथेय अपने रास्ते में याद करने के लिए उन्होंने संभाल कर रख रखा है। प्रश्न था, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है कि कवि के जीवन का अधिकांश भाग दुखों और मुश्किलों से भरा रहा है। उसके जीवन के कुछ ही क्षण चांदनी रात में प्रेयसी से मिलन के समान सुखद है। कवि अपने जीवन के आगे का रास्ता उन सुखद यादों के सहारे ही गुजार रहा है, इसलिए स्मृति को पाथेय कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कविता की लाइनें दे रखी है जिनका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो पहला जो है, कवला मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो यहाँ पर भी इन 2 पंक्तियों में भी कवि ने अपने सुख को याद करते हुए कहा है
कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जिस सुख का उन्होंने सपना देखा था, जिसका सुख का सपना देखकर वो जाग गए थे, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वो सुख उनके आलिंगन में मतलब उनकी बाहों में आते आते ही मुस्कुराकर भाग गया, उनके पास नहीं आया। कवि कहते हैं कि मुझे वह सुख नहीं मिला जिसका सपना देखते हुए मैं जाग गया, वह सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते हुए भाग गया। अर्थात कवि ने जिस सुख की कल्पना करी थी वह उसे नहीं मिला। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों में कवि के भाव यही है कि जिस सुख का उन्होंने सपना देखा था और जिस सपने को देखकर वो जाग गए थे, मतलब जैसी सुखद कल्पना उन्होंने करी थी, वह सुख उनके पास आते आते ही मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात वह उनके पास नहीं आया और वह दुखी ही रह गए। इसके बाद इसका अगला ख वाला भाग है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने सुखों के बारे में ही कहा है। तो इसका उत्तर होगा, कवि कहते हैं कि जिसके लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया में उसकी प्रेम भरी मधुर सुबह होती थी। अर्थात कवि अपने सुखों को याद कर रहे हैं जिसमें उनकी सुबह अनुराग से भरी होती थी। तो वह सुख की कल्पना, जो सुखद कल्पना थी उनके जीवन में, जिस सुख का वो सपना देख रहे थे वो उनके पास नहीं मिला, वो उनके पास नहीं आया। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि जिसके लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया में उसकी प्रेम भरी मधुर सुबह होती थी। अर्थात कवि अपने सुखों को याद कर कह रहे हैं कि जिसमें उनकी सुबह अनुराग से भरी होती थी। ठीक है, सुख को याद करते हुए कह रहे हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 5वां है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कथन कौन सा है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो मधुर चांदनी रातों की मतलब सुख की उज्जवल गाथा वे कैसे गाएं। तो इसका उत्तर होगा, कवि को अपने जीवन में असीम पीड़ा को सहना पड़ा। उन्होंने जिन सुखों की कल्पना करी थी वे भी उनके पास आते ही वापस चले गए। जिन सुखों की कवि ने कल्पना करी थी वह उनके पास नहीं आए, बल्कि आते आते ही वापस चले गए। अर्थात उनका जीवन सुखद नहीं रहा। इस कारण कवि कहना चाहते हैं कि जब उनका जीवन दुखों से परिपूर्ण है तो ये मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे गाए। तो यहाँ पर भी उनका कहने का मतलब यही है कि उनका जीवन उज्जवल नहीं रहा है, मधुर चांदनी से भरा नहीं रहा है, मतलब सुखद नहीं रहा है, इसलिए वे मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें इस कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बतानी है, वो भी उदाहरण सहित। तो आत्मकथ्य कविता जो है वह छायावादी प्रभाव से परिपूर्ण है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद प्रमुख छायावादी कवि है। तो इसका उत्तर होगा, आत्मकथ्य कविता के कवि जयशंकर प्रसाद है, जो छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। उनकी कविता आत्मकथ्य की काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है खड़ी बोली, उनकी जो कविता है खड़ी बोली में लिखी गई है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जो शुद्ध सरल व साहित्यिक भाषा है। जैसे, तो क्योंकि हमें यहाँ पर उदाहरण सहित पूछा इसलिए हम उदाहरण भी लिखेंगे। जैसे, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो आप एक लाइन भी लिख सकते हो, उदाहरण में हम आसानी से लिख सकते हैं एक लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे खड़ी बोली, क्योंकि यह कविता खड़ी बोली में है। दूसरा चित्रात्मकता, कविता में चित्रात्मकता है। कवि ने शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत किए हैं, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। तो यहाँ पे चित्रात्मकता हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। तीसरा है लक्षणात्मकता, कविता में लक्षणात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो यहाँ लक्षणात्मक है, क्योंकि उनका यहाँ पर अर्थ अपने सुखों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं यह हो रहा है। इसके बाद चौथा हम लिखेंगे अलंकार योजना। कविता में अलंकारों का सार्थक प्रयोग किया गया है, जिनमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण प्रमुख है। तो जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आ जाएगा
अगला है प्रतीकात्मकता। कविता में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 है। आपको सबसे पहले इसके पॉइंट याद कर लेने चाहिए, जैसे खड़ी बोली आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं हम लिखेंगे तो पहला पॉइंट आ जाएगा खड़ी बोली, दूसरा है चित्रात्मकता, तीसरा लक्षणात्मकता, अलंकार योजना और प्रतीकात्मकता। प्रश्न नंबर 7 है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इसका उत्तर है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसते हुए होने वाले वार्तालाप के रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसते हुए होने वाले वार्तालाप के रूप में अभिव्यक्त किया है। वह सुंदर स्वप्न कवि के पास आते आते मुस्कुराकर वापस चला गया। तो हमें यह बताना था कि जो सुख का स्वप्न उन्होंने देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया। तो उन्होंने किस रूप में व्यक्त किया है, उन्होंने चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसते हुए होने वाले वार्तालाप के रूप में अभिव्यक्त किया है। प्रश्न नंबर जो 8 है वह रचना और अभिव्यक्ति से लिया गया है। तो रचना और अभिव्यक्ति में केवल एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि आपको आना चाहिए, बाकी के प्रश्न आपको अपने से करने हैं और उनका इतना महत्व नहीं है कि वो एग्जाम के मान से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उनके व्यक्तित्व की झलक को अपने शब्दों में लिखना है तो आपको पॉइंट याद कर लेने चाहिए। पॉइंट याद कर लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा आपको और आप आसानी से इसको लिख सकोगे। तो पहला है सहनशील। प्रसाद जी ने अपने जीवन में बहुत से दुखों को सहन करा है, वे सहनशील है। दूसरा स्पष्टवादी। प्रसाद जी ने अपनी कविता में अपने जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। तीसरा है अनुभवी। प्रसाद जी का जीवन कई प्रकार के अनुभवों से भरा हुआ है। सरल स्वभाव। प्रसाद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और 5वां पॉइंट है यथार्थवादी। प्रसाद जी अपने दुखों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं, वे यथार्थवादी हैं। तो इस प्रकार हमने 5 पॉइंट अब यदि आप 5 पॉइंट याद कर लोगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। बहुत आसान है, सहनशील, स्पष्टवादी, अनुभवी, सरल स्वभाव और यथार्थवादी। तो इस प्रकार हमारा यह आत्मकथ्य नामक कविता जो आपके क्षितिज भाग 2 की पाठ 4 है, ये इसके सारे प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। इसके बाद हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तर बनाएंगे और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।